के ग्रुप बनाकर आप शैडो टीचर्स को अपॉइंट करें और सारे पेरेंट्स जो हैं जितने भी हाइपर एक्टिव बच्चों के या एएसडी के, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ थोड़ी बहुत जो है वो हो सकती है गुंजाइश। इसमें अफोर्डेबिलिटी भी आ जाती है और आप अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल भी दे सकते हैं। बट अगेन ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत बहुत हमारी आगे की सोच है, क्योंकि वहां पर लोगों की जो है वो अभी बहुत कम। मैंने ये खैर अभी देखा है कि काउंसलर्स के काम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं स्कूल्स के अंदर। काउंसलर्स बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को देख रहे हैं, रिपोर्ट बना कर दे रहे हैं, हर वीकली रिपोर्ट्स आ रही है पेरेंट्स के पास। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है वो कहाँ पे लैक कर रहा है, और ये होना भी चाहिए। अर्ली एज में अगर जितना बच्चे को पक्का पता चल जाए, उससे तो ये है कि बच्चा जो है वो फिर आसानी उसके लिए आ सकती है हर चीज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शेडो टीचर का जो टर्म है ना, ये बहुत बात की अप्रोच है पाकिस्तान में। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फिर वही वाली बात है कि अफोर्डेबिलिटी बहुत मैटर करती है। अच्छा, आप यू होल्ड a huge experience with ASD kids, ASD students या ASD के केसेस के साथ आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आई वुड लाइक टू नो अ फ्यू केसेस जो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे while you were working. आई मीन जस्ट लिटिल टिप्स के, अगर आपको पता, आई मीन मैं पेरेंट्स के हवाले से बात कर रही हूँ, मैं बच्चे के हवाले से बात नहीं कर रही हूँ। फैमिलीज के साथ भी डील करना पड़ता है, तो फैमिलीज को बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है बच्चे के साथ, क्योंकि जाहिर है कि उनका भी बर्न आउट हो रहा होता है और वो अपने दूसरे बच्चों के साथ जब अपने एएसडी के बच्चे को एग्जैक्टली एएसडी के बच्चों के साथ एक तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है, दूसरा हमारा ऑनेस्टली स्पीकिंग पेरेंट्स को ये बताना कि आपका बच्चा एएसडी का पेशेंट है या आपके बच्चे को जो है वो ऑटिज्म है और उसको थेरेपीज के लिए लेकर जाना है, तो सबसे पहला सवाल जो डॉक्टर्स वो जो पेरेंट्स के लिए आता है ना, उनकी आता है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी थेरेपी की। तो यहाँ पे जब आप उनको एक प्लान बनाकर देते हो ना थेरेपी का, तो वहां पर जो पेरेंट्स होते हैं ना वो डाउन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चों के केसेस तो बहुत बाद में आते हैं। पहले सबसे तो लोग यहाँ पर पाकिस्तान में ये कहते हैं कि भाई हमें जो आपने टर्म प्लान किया है इसमें कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, या इसमें कुछ गुंजाइश हो सकती है कि हम जो है वो अपने बच्चे का बेहतर से बेहतर जो है वो ट्रीटमेंट भी करा लें और कम पैसों में भी हो जाए। यहाँ पर मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आपको पता होगा। तो कहने के लिए मैं आपको नाम बता दूं कि आप यहाँ पर जाके करा लें, लेकिन फिर आपका बच्चा उससे ठीक नहीं होगा। वही वाली बात है कि फिर आप किसी बड़े हॉस्पिटल्स में जाएं तो वहां पर फिर आपको एक ट्रीटमेंट प्लान देंगे कि इस दिन वीक में स्पीच थेरेपिस्ट होगा, इस दिन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा और इस दिन जो है वो बिहेवियर थेरेपिस्ट होगा। फिर वो जब वीकली प्लान चलता है ना, तो फिर वो उसी हिसाब से जो है वो कॉस्ट आपकी जाती है। तो वो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट है। बहुत सारे माँ बाप वहीं पर जो है वो डाउन हो जाते हैं, बैक ऑफ कर देते हैं। बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पर आपको पता है कि ज़कात और खैरात फंड चल रहा है, तो वो फिर कहते हैं कि हमें इसमें डाल दें, एनरोल कर दें, हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो वो बेचारे जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है हर मुल्क में ही ऑलमोस्ट, जैसे कि वैक्सीनेशन होती हैं, ठीक है, जैसे पोलियो की कतरे फैलाए जाते हैं पाकिस्तान में डोर टू डोर, वो भी सक्सेसफुली हो नहीं पाता, बट ये कि बहुत हद तक हो जाता है वो भी। और वैक्सीन गवर्नमेंट ने काफी इदारों में अपने फ्री कर दिए, फ्री कर दिए, गवर्नमेंट की वैक्सीन ऑलमोस्ट फ्री है। तो मेरे ख्याल में साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए बच्चों के हवाले से स्पेशली, क्योंकि एक बच्चा जो है वो आगे चल के अडल्ट बनता है, उसकी पूरी जिंदगी उसके आगे। सो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी कुछ स्टेप लेना चाहिए और फ्री स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग एटलीस्ट फ्री रखनी चाहिए, कि आप अपने बच्चे के साथ इश्यूज हो या ना हो, बट आप स्क्रीनिंग करा पाओ और आपको थोड़ा बहुत पता लग पाए कि आपके बच्चे के साथ अगर इश्यूज हो रहे हैं तो पता लग पाए कि क्यों हो रहे हैं, रूट कॉज क्या है। अगर नहीं भी इश्यूज है तो अगर आप स्क्रीनिंग कराओ फॉर द सेफ साइड, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा जो है आपके स्कूल में अगर कोई बिहेवियर इश्यूज स्कूल सेटिंग से कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं तो
what could be the reason. एग्जैक्टली Right? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में काम हो रहा है ना काउंसलर्स का, स्कूल्स में अब हायर करने का बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब अब ये अवेयरनेस आती जा रही है इसमें, ना कि सिर्फ आप ऑटिज्म पे बात करते हो या किसी और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बात करते हो, इस पे आप जो है वो बच्चों को के अंदर सेपरेशन एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स हो गए, और बच्चों में एंजाइटी डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर हो गए, पीटीएसडी जैसे डिसऑर्डर्स हो गए, तो उसके ऊपर भी आप जो है वो बच्चों के ऊपर काम करना शुरू करते हो। तो हमें काउंसलर्स के थ्रू पता चलता है कि यार बच्चों के साथ ये चीजें हो रही हैं, एंड विच इज़ अ रियली गुड थिंग, एंड आई वुड से कि ये होनी चाहिए और इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती रहेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल भी बच्चों का बेहतर बनेगा। यहाँ पर तो चल ही रहा है, आप देख रही हैं मिडिल ईस्ट में तो सब जगह पे काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है, लेकिन जो काम पाकिस्तान में होना चाहिए ना वो अभी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। मैंने देखा है यहाँ यूएई में आकर, मैंने देखा है कि काफी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. बहुत ज्यादा काम। आप देखें, आप घर से बाहर निकलती हैं, हर जगह जगह एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है जहाँ पे आप अपने बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा सकती हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज के ऊपर काम होते हैं, आप आराम से काम करवा सकती हैं। और सिर्फ देखें यहाँ पे कितने अच्छा है कि हर एक तबके के लिए, हर एक पॉपुलेशन के लिए आपको जो है वो उस अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बनाया जा रहा है प्लान। सिर्फ ये नहीं कि आप एलीट के लिए बनाया जा रहा है, हर जगह यहाँ पर जाहिर है कि ग्लोबली लोग यहाँ पे पाकिस्तान वो दुबई में आ रहे हैं और अपना काम करते हैं, तो हर तरह का इंसान है, हर तरह के लोग हैं, बहुत मीडियोकर भी हैं, वेल्दी भी हैं, हर तरह के लोग हैं, तो उन सब के बच्चे भी हैं जाहिर है, और उनके ऊपर काम भी हो रहे हैं। ओके, सो हम एक क्विक सा एक छोटा सा छोटी सी हम एक एक्टिविटी करेंगे। मुझे आपसे ये पूछना है कि आप जल्दी जल्दी से थोड़े थोड़े से मिथ्स एंड फैक्ट्स बता दीजिए एएसडी के बारे में, कि मिथ्स क्या है, व्हाट आर द मिथ्स फॉर एएसडी। लोगों के दिमाग में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है एएसडी का जो कि गलत है? एएसडी का जो मिथ है, आई वुड से कि बच्चे को के ऊपर वही कि जिन चढ़ गया, बच्चे को जो है वो बच्चा कहीं से गुजर रहा था, अचानक से उसके ऊपर साया हो गया, हम आज ही अचानक से उसके साथ ऐसी तबीयत खराब हुई है, सुबह उठते हैं तो बुखार चढ़ा, उसको फिट्स पड़े और उसके बाद से उसका दिमाग बिल्कुल इस तरीके से उल्टा हो गया। ये सबसे बड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान में हर दूसरा जो पेरेंट है जो डिनायल पे है, वो अपने बच्चे को इस तरीके से लेकर आता है एक डॉक्टर के पास, और ये कहा जाता है कि जो है वो इसके ऊपर शायद जिन चढ़ गया है, या फिर इसको बुखार सर पे चढ़ गया तो इसके साथ ऐसा हो गया, या फिर इसके ऊपर कोई साया है, या फिर इसके ऊपर किसी ने जादू करा दिया। एक बात मैंने और भी सुनी थी, एक बहुत मशहूर ड्रामा आया था टीवी पर, ड्रामे का नाम मुझे अभी आई थिंक हम टीवी से कोई ड्रामा आया था एंड इट वाज अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। सो उसमें जो काम कर रही थी उन्होंने ऑटिज्म को स्किज़ोफ्रेनिया से मिलाया था, एंड शी सेड समथिंग लाइक ये स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं या समथिंग, she tried to just make a relevance about the schizophrenia and the autism. So मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है, उनका मिसकंसेप्शन होता है कि ऑटिज्म में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं। So what do you have to say about it? होते हैं ऑटिज्म में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हो भी सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने इस पूरे एक्सपीरियंस में, 5 साल एक्सपीरियंस में कभी भी ऐसा देखा नहीं। लेकिन आप यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, जब आप टाइलेनॉल से ऑटिज्म करा सकते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी चीज कभी भी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एस्पर्जर जहां पे बात आती है ना, तो ये एक टर्म है जिसका मैंने सुना है कि एस्पर्जर जब डायग्नोस ना हो और वो थोड़ा खराब हो जाए और एज हो जाए, तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने सुना है, मैंने अभी तक इसके केसेस इतने नहीं देखे हैं, और एक केस था जो मैंने देखा था जिसपे मुझे पता चला था कि इसको बच्चे को एस्पर्जर था, और फिर मिस डायग्नोसिस आप कह सकते हैं। एट द एज ऑफ 19 शी वाज डायग्नोस्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया। हाँ, 19 एज वाज वेरी अर्ली टू डायग्नोस स्किज़ोफ्रेनिया। 13 के
बाद ही बच्चे को जो है वो थोड़े से इस तरीके के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, उसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, लेकिन वो प्री स्किज़ो होता है। 19 के बाद 20 के बाद जो है वो बहुत अर्ली है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स पक्के हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये जितने भी 1-2 केसेस ऐसे देखे हैं, तो उस पर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ। आई एम श्योर ग्लोबली मुझे अगर कोई देख रहा है, कोई साइकोलॉजिस्ट देख रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को डिनाई भी करता होगा डेफिनेटली, क्योंकि हर साइकोलॉजिस्ट के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपका अलग एक्सपीरियंस है, मेरा अलग एक्सपीरियंस है, और हर चीज में अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली ये चीज मैं समझती हूँ। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक कि ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं कभी कभी ASD के साथ? डेफिनेटली ओसीडी हो सकता है, ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं बच्चों को, और बहुत जल्दी डायग्नोस हो जाते हैं ओसीडी के सिम्टम्स। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया से मिलाएं तो डेफिनेटली उसके तो बहुत ज्यादा है, उसके तो रिस्क पे है, लेकिन अगर आप एएसडी से मिलाएं तब भी जो है वो होते हैं, काफी हद तक होते हैं। मैंने सुना है ये कि जो एएसडी वाले बच्चे विद एएसडी, तो उनकी क्रिएटिविटी बहुत हाई होती है। एग्जैक्टली exactly, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल हमसे बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल बच्चों से। और वो जो उनके पास एक स्किल होता है, वो एक स्किल में बहुत माहिर होते हैं, और उनका वो स्किल जो है ना उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को एएसडी है और उसके अंदर एक कोई स्किल ऐसा है, वो उस एक स्किल के ऊपर अपनी पूरी लाइफ गुजार सकता है उसको पक्का करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे के साथ ये जो चीजें हैं वो देखनी बहुत जरूरी, उसके ऊपर चेक रखना जरूरी है। तो जो बच्चे जो एएसडी के साथ होते हैं जब वो अडल्टहुड में जाते हैं, तो आपने देखा है कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ लाइक अ नॉर्मल पर्सन गुजार सकते हैं? आई मीन अपनी पूरी एजुकेशन कर सकते हैं, आगे रिलेशनशिप उनके होते हैं, या वो नौकरी कर सकते हैं? ऐसा आपके एक्सपीरियंस में आया है? हमारा मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं ग्लोबली इस चीज को देख रही हूँ। मैंने अभी कुछ अरसे पहले एक सीजन भी देखा था, अगर आपने देखा हो, गुड डॉक्टर के नाम से। तो वो एक एएसडी का पेशेंट होता है जो, एग्जैक्टली exactly, तो वो जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा एक डॉक्टर होता है, और वो बहुत अच्छे उस स्किल को लेकर चल रहा होता है। तो डेफिनेटली होते होंगे और चलते भी होंगे, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा, रियल लाइफ में नहीं देखा। राइट राइट राइट। मैंने कुछ मूवीज भी ऐसी देखी हैं जिसमें एएसडी के ऊपर काफी सारी बातें हुई हैं कि एएसडी, पहले तो हम ये कहते थे ना कि इसको माइल्ड एएसडी है या फिर इसको सिवियरिटी वाला नहीं है, तो आप ये क्योरेबल भी है, ये ट्रीटेबल भी है। लेकिन अब जो हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं उसमें कहते हैं कि या तो ये बच्चा एएसडी वाला है, ऑटिज्म वाला, या तो एंड में मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी कौन सी स्पेशल बात है कि जो आप उन पेरेंट्स से बोलना चाहेंगी जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कि उनके लिए एएसडी को जाना, एएसडी के लिए जाने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए अबाउट एएसडी, जो कि नए पेरेंट्स हैं या जो कि पेरेंट्स बनने वाले हैं? आई वुड से कि पहले आप एएसडी की टर्म को समझें। आप पहले समझें कि ऑटिज्म है क्या। एग्जैक्टली। आप सबसे पहले जिस चीज को जानेंगे उसके सिम्टम्स को पढ़ेंगे। आजकल के जैसे हम कहते हैं ना कि आ, ये एंटीबायोटिक ले लो कफ के लिए, या ये दवाई खा लो बुखार के लिए। तो हर माँ बाप या हर इंसान अपने आप में एक डॉक्टर है, ठीक है। उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये गलत है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत गलत होती है। वैसे ही अगर आप अपने बच्चे को सेल्फ डायग्नोस कर दें तो ये भी बहुत गलत है। आप पढ़ें अपने बच्चे के बारे में, आप उस डिसऑर्डर के बारे में पढ़ें, सिर्फ एएसडी नहीं, आप किसी भी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ें पहले। अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरे बच्चे के साथ नॉर्मल बच्चे से डिफरेंट हो रही है, तब आप सीख करें किसी प्रैक्टिशनर की, या फिर किसी डॉक्टर की, या किसी भी थेरेपिस्ट की, सो दैट आपको पता चले कि आप जो है वो किस पैथ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप से ये गूगल खोल के बैठ जाना और ये देख लेना कि मेरे बच्चे को तो यही चीज है, यही है, या हमारी पॉडकास्ट के थ्रू आपको पता चल रहा हो कि यार ये चीजें तो मेरे भी बच्चे को हो रही हैं, ऐसा नहीं है।
हो सकता है कि हम गलत कह रहे हो सकता है कि हमारी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो, और बहुत सारे लोगों के डिफरेंट होते हैं, और हम बहुत सारे बच्चे के डायग्नोसिस डिफरेंट होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीनिंग जो है वो बहुत बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। होती है, बहुत ज़्यादा। आप अपने बच्चों की हम एडॉस कराते हैं, ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कराते हैं। आप अपने बच्चों का जो है कार्स के नाम से एक और ऑटिज्म का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो कराते हैं, बस ये देखने के लिए आइदर आपका बच्चा जो है वो उसमें रिलाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये थेरेपिस्ट के पास जाके होता है। बस आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चे से डिफरेंट डिफरेंट